हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग किसी कुंडली में कब बनता है, इसके क्या सिद्धांत हैं, केमद्रुम योग पूर्ण रूप से बनने के लिए व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके अशुभ प्रभावों को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वह कौन सी स्थिति होती है कुंडली में जब केमद्रुम योग बनता है। तो यदि कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है और कोई भी भाव हो सकता है, यदि चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में अकेला बैठा हो, अकेला मीन्स जो उसके साथ कोई भी ग्रह युति बना करके नहीं बैठा हो, अकेला चंद्रमा हो, और उसके आगे और पीछे यानी कि दूसरे भाव में और 12वें भाव में, दूसरा भाव हो गया अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा होगा तो इसका पहला और दूसरा भाव ये हो गया, और 12वां भाव मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां भाव ये हो गया। इसलिए कहते हैं कि आगे और पीछे। एक्चुअली इसका सिद्धांत ये है कि दूसरे भाव में और 12वें भाव में, द्वितीय भाव और द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह नहीं हो तो उस स्थिति में ऐसा माना जाता है कि कुंडली में केमद्रुम योग है, या केमद्रुम दोष भी कह सकते हैं इसको, लेकिन वह इतना बुरा प्रभाव नहीं देता है जितना कि लोग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या की गई है कि लोग दरिद्र हो जाते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा इनकी गरीबी आ जाती है, व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है। इस तरह से इतनी ज़्यादा प्रबलता तभी आती है जब कुंडली में और भी बहुत सारे दोष हो। यह स्थिति हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए केवल केमद्रुम योग ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो अगर चंद्रमा किसी भाव में, किसी भी लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा अकेला किसी भाव में बैठा हो, किसी ग्रह के साथ युति नहीं हो उसकी, और उसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है। दूसरी बात, इसमें आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, इससे मतलब है 3 ग्रहों को छोड़ करके। इससे एक्सेप्शन है कि 3 ग्रह इसमें गिनती में नहीं आते हैं। 3 ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु और सूर्य। राहु, केतु और सूर्य अगर आगे और पीछे होंगे तो भी यह योग बनता है, क्योंकि इन ग्रहों की गिनती इस योग में नहीं होती। बाकी के जो 7 ग्रह हैं, उन 7 ग्रह में से कोई भी आगे पीछे रहना चाहिए, तब यह योग नहीं बनेगा, अन्यथा यह योग बनता है। अगर केतु हो गया यहाँ पे, या राहु हो गया, या यहाँ पे राहु, या यहाँ पे मान लीजिए चंद्र है, चंद्रमा यहाँ पे है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर कोई ग्रह हुआ राहु और केतु को छोड़ करके, राहु और केतु अगर है तो भी माना जाएगा कि यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तब भी इस कुंडली में जो केमद्रुम योग बनेगा। दूसरी स्थिति ये है कि इसके ऊपर जो है किसी ग्रह की, या शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती हो, बृहस्पति की अगर दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी तो यह योग कमज़ोर हो जाता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है और बृहस्पति कहीं से भी बैठ के इसको देख रहे हैं, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पे हैं, बृहस्पति यहाँ पे हैं, तो यहाँ से ये दृष्टि डाल देंगे चंद्रमा पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। तो चंद्रमा की दृष्टि जब पड़ गई इसके ऊपर तो इसका जो अशुभ प्रभाव है वह कम हो जाता है। और दूसरी बात है कि चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु हो, केंद्र का मतलब हो गया क्या? चंद्रमा से केंद्र किसको कहते हैं? 1 4 7 और 10, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो जब हम चंद्रमा से केंद्र कहते हैं तो चंद्रमा से 4 7 और 10 में अगर गुरु हो, तो चंद्रमा यहाँ पे है तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर इस भाव में, इस भाव में या इस भाव में गुरु होंगे तो भी इसके ऊपर जो है इस केमद्रुम योग का उतना ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी स्थिति होती है कि चंद्रमा अगर स्वयं की राशि में,
चंद्रमा अगर स्वयं की राशि में या उच्च राशि में हो करके केंद्र में कहीं पे हो, चंद्रमा का जो उच्च राशि होता है वह कौन सा होता है? वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो अगर वृषभ राशि में बैठ कर कहीं केंद्र में बैठ जाए चंद्रमा, तो भी इस योग का दुष्प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है, उतना अशुभ प्रभाव नहीं मिलता है। अगर इस तरह का कोई योग आपकी कुंडली में है तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। तो जब चंद्रमा यह ऐसा इस तरह का कोई योग बनाएगा तो वह कमजोर हो जाएगा। तो मन क्या है? चंचल है। मन क्या है? चंचल है। और जब मन को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, मन को अगर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर इसके सपोर्ट में कोई भी ग्रह नहीं है, यह अकेला है, तो अकेला क्या होता है? अकेला मन जो है वह गलत दिशा में भी जा सकता है, सही दिशा में भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसके सोचने की शक्ति कितनी है। तो सोचने की शक्ति कैसे मालूम करेंगे कि सोचने की शक्ति कैसे होगी? तो यह सोचने की शक्ति से तात्पर्य है कि चंद्रमा कितना मजबूत होकर के बलीवर होकर के बैठा है। अगर मान लीजिए यह 14 डिग्री में हो, यहाँ पे 14 डिग्री बहुत अच्छी डिग्री है। अगर 14 डिग्री में है तो चंद्रमा मजबूत है। अब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो वह किसी भी बगैर किसी सपोर्ट के भी अच्छे अच्छे काम कर सकता है या स्वयं निर्णय ले सकता है। लेकिन वही अगर चंद्रमा कमज़ोर होगा तो जब मन चंचल होगा, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो वह भटकाव की ओर जाएगा। वह भटक सकता है अपने जो उसकी जो सपोर्ट अगर कोई नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वह समझिए कि अभी असंतुष्ट रहेगा, हमेशा खुद को ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसके जीवन में इस तरह से समझिए कि अलग थलग जैसा महसूस करेगा। जीवन में निराशा आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर जब भी अब डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर डिप्रेशन में हो गया, बुद्धिहीन हो गया, बुद्धिहीन हो करके वह इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, तो क्या होगा? वो कामकाज भी नहीं कर पाएगा। और जब वो कुछ कामकाज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वह अपने जीवन में समृद्धि को हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि केमद्रुम योग है तो यह व्यक्ति निर्धन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर पूर्ण रूप से उसके कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है और बाकी कोई भी ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा है, तब जा करके यह अपने ज़्यादा अशुभ फल देता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो यहीं पे शुभ फल भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा मजबूत है, मजबूत होकर के बैठा है, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, और अगर यहाँ उच्च की दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पे अगर मान लीजिए किस लग्न की कुंडली, अगर यह कर्क लग्न की कुंडली हो, तो बृहस्पति जो है कर्क लग्न में उच्च के हो जाता है। अगर उच्च की बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो इसमें और भी शुभ प्रभाव में अच्छी हो जाएगी। तब यह व्यक्ति क्या हो जाएगा? अकेला तो रहेगा, सपोर्ट तो नहीं रहेगा इसके पास, लेकिन यह अकेला होकर भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर होगा, तो जब आत्मनिर्भर होकर के खुद से यह परिश्रम करेगा, खुद अपने जो प्रोडक्टिविटी है इसकी बढ़ेगी, तो यह चिंतन करेगा, चिंतन सकारात्मक चिंतन होगी, तो इस तरह से वह बहुत अच्छे मुकाम को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हो तो बहुत सारे अशुभ प्रभावों को कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रमा को बहुत ज़्यादा बल मिल जाएगा। मेरे एक मित्र की कुंडली है, यही इसी तरह की चतुर्थ कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 4 नंबर है। उसका मैं आपको उसके हिसाब से एक बार मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है वो उच्च के हैं और चंद्रमा के ऊपर अपना नवम दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे उसके दूसरे घर में शनि और राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पे केतु है। तो चूंकि केतु है इनके पीछे, लेकिन केतु मान्य नहीं है। केतु होने से भी फिर भी इनके ऊपर केमद्रुम दोष का केमद्रुम योग लागू होता है, क्योंकि केतु इस जो योग में है इनको मान्यता नहीं मिली हुई है। अगर ये रहेंगे भी आगे पीछे तो भी यह योग बनता है। तो इसलिए यहाँ पे इनका ये योग बन रहा है। मंगल इनके इस राशि में 6ठे हाउस में है, तो मंगल की भी चौथी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। भले ही यह क्रूर ग्रह है, लेकिन अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो इसकी दृष्टि पड़ने से भी व्यक्ति को शुभ प्रभाव ही मिलेंगे, अशुभ प्रभाव ज़्यादा नहीं मिलेंगे। व्यक्ति को सपोर्ट मिल जा रहा है। जब यह इसका अशुभ फल देने का कारण क्या होता है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, अलग थलग पड़ जाते हैं। इनके अंदर जो है जो
नकारात्मक गुण का विकास होने लगता है, जिसकी वजह से इनका जो है डाउनफॉल चालू हो जाता है। लेकिन अगर इनको किसी का सपोर्ट मिले और दूसरे ग्रह की शुभ दृष्टि हो तो यह योग अच्छे फल भी देता है। अब और दूसरे क्या, अगर ज़्यादा ही मतलब इस तरह से अगर बन गया और आपका कुंडली में अशुभ प्रभाव ही दे रहा है, तो और क्या अशुभ प्रभाव दे सकता है? क्यों, मन का कारक जो है वह चंद्रमा होता है। और अगर इस तरह का कोई योग किसी कुंडली में बनता है तो उसको, उस व्यक्ति को क्या है, जो जब मन चंचल रहेगा तो किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। कभी सोचेगा ये करूं, कभी सोचेगा वो करूं, और वह व्यक्तित्व है मतलब एकांत पसंद होगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का स्वामी होगा। वह मन ही मन अंदर ही अंदर सोचेगा, वह अकेला रहना पसंद करेगा। इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। लेकिन वही जो मैंने बताया कि 3-4 चीज़ें हैं, अगर उस तरह की कोई शुभ दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पर अगर चंद्रमा केंद्र में कहीं पे स्वयं की राशि में या उच्च राशि में, स्वयं की राशि इसकी 4 नंबर, यहाँ पे अगर बृहस्पति चंद्रमा अगर यहीं पे बैठ जाए तो भी यह योग नहीं बनेगा, क्योंकि बृहस्पति तो है ही। अगर बृहस्पति नहीं भी होते तो भी अगर अपने स्वयं की राशि में या उच्च राशि में, उच्च राशि इनका वृषभ राशि होता है, इसमें अगर ये बैठ जाए तो भी यह योग नहीं बनता है। तो इस तरह से आपको देखना है, पहले आप कुंडली निकाल लीजिए कि आपकी किस लग्न की कुंडली है, और उसमें आपका जो है चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके आगे और पीछे ग्रह हैं या नहीं है। अगर इस तरह से कोई योग बन रहा है पूर्ण रूप से, तभी जा कर के इसके अशुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पे चाहेगा, अपने आप से चाहेगा कि हम कुछ करें। अगर ऐसा व्यक्ति स्वयं कुछ करता है बिना किसी सपोर्ट के, तो वह जीवन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन जब यही कमज़ोर होगा, चंद्रमा कमज़ोर होगा, चंद्रमा अगर नीच का हो जाए, हैं, चंद्रमा अगर अस्त हो जाए, चंद्रमा के अगर पास अगर बल नहीं हो, उसके ऊपर जो है किसी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो व्यक्ति खुद को क्या भाग्यहीन महसूस करता है। इस युग के चलते हो सकता है जातक जीवन भर धन की कमी को भी महसूस कर सकता है, रोग संकट, वैवाहिक जीवन में भी इसको परेशानी आ सकती है। इस तरह की समस्याओं से वह जूझता ही रहेगा जब तक वह अपने मन को कंट्रोल नहीं करेगा। बुद्धि इनकी काम नहीं करेगी, अच्छे कामों में इनकी बुद्धि नहीं काम करेगी, और जो बुरे काम होंगे उसमें ज़्यादा इनको बुद्धि काम करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं से ऐसा करे कि कुछ अपने आप को कुछ मेडिटेशन वगैरह करे, और स्वयं अपने बल पे कुछ करना चाहे तो उसमें उसको लाभ मिलेगा इस चीज़ में। दूसरी चीज़ है कि अगर इस तरह का कोई योग बनता है, अगर इस तरह का कोई योग बनता है, चंद्रमा के ऊपर कोई बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, और वह केंद्र यहाँ से केंद्र में इसके चौथे, 7वें और 10वें भाव में भी अगर बृहस्पति नहीं है, और इसके ऊपर कोई बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए हमको क्या है, सबसे अच्छा चीज़ है कि जो डिप्रेशन से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? योग मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये तो आउट ऑफ ज्योतिष मैं बता रहा हूँ। ज्योतिष के हिसाब से आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की, वो भी लाल पुष्प से। शुक्रवार के दिन आपको लाल पुष्प से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या है, आपको आर्थिक परेशानी जो है उसमें आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। और कमज़ोर अगर चंद्रमा हो और यह ऐसा योग बन रहा हो, आपको बुरे इसके प्रभाव मिल रहे हो, तो आपको भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। हर पूर्णिमा को और हर सोमवार को चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, और प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो सोमवार को और पूर्णिमा को भोला बाबा के शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चाहिए, या पानी में दूध मिला के भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उनका रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं दूध से। उसके बाद चंद्रमा की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, जैसे दूध दही, सफ़ेद चीज़ जो होता है चंद्रमा का होता है, तो दूध है, दही है, चावल है, इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इस भोलेनाथ की पूजा से चंद्रमा के सारे जो कमज़ोर अशुभ प्रभाव होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर शिव भगवान की आप आराधना करते हैं तो आपको इस योग से, योग के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, और आप देखेंगे कि आपके जो अशुभ प्रभाव थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है,
और धीरे धीरे यह प्रायः समाप्त। यह स्टार्टिंग में आपको जीवन में कब देखने को मिलता है, आप स्टार्टिंग के 20 साल तक, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तब तक इस योग के ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। 20 साल के बाद जब व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, जब वह कोई आत्मनिर्भरता उसके ऊपर आ जाती है, वह खुद को डिसीजन लेने लगता है, खुद काम करने लगता है और खुद से धनोपार्जन करने लगता है, तो इस तरह के जो अशुभ प्रभाव हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह कौन सी स्थिति होती है जबकि मद्रुम योग बनता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। अगर इस तरह से आपकी कुंडली में भी कोई योग बन रहा है तो आप जिस तरह से मैंने बताया, आप कुंडली देख सकते हैं और उसके हिसाब से उपाय भी कर सकते हैं। मेरे चैनल के और भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाके वो भी देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।